आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। बुधवार का दिन है और आज मार्च की 5 तारीख सन 2025। प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया जी सलाम जेके। मैं हूं आपका मेजबान इशफाक गौहर। हर सुबह आपके सामने आने की कोशिश करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको हर खबर से बाखबर करे, उन खबरों से बाखबर करे जो आलम दुनिया के अंदर इस वक्त इंतहाई अहम तरीन सुर्खियां बना रही हो। फ़लस्तीन गजा के मामले की भी बात आपके सामने रखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के नए प्लान की भी बात आपके सामने रखते हैं। न सिर्फ बात बैनुल अक़वामी सतह की रखते हैं बल्कि मुल्क की सियासत पर भी हमारी नज़र रहती है। और रियासत की बात तो बड़ी ज़रूरी है। इन दिनों बजट का इजलास चल रहा है, ऐवान के अंदर सवालात पूछे जा रहे हैं और बातों बातों में न सिर्फ सियासत का पर्दाचाक हो रहा है बल्कि रियासत की असल कहानी भी सामने आ रही है। आज इन तमाम मामलात पर तज्जिया तबसरा होगा। प्रोग्राम सलाम जेके में आप हमारा साथ देंगे 10 बजे तक और न सिर्फ टेलीविजन चैनल पर घर बैठे आप इसको देखेंगे बल्कि अगर आप हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करेंगे या हमारे ऐप को डाउनलोड करके आप अपने टेलीफोन या फ़ोन पर रखते हैं तो आप हर पल बाखबर रहेंगे खबरों, तज्जियों और तबसरों से और दुनिया के किसी भी कोने में बैठे आप हालात वाक़ात से बाखबर रहेंगे। तो फिलहाल ये तमाम राब्ते, ये तमाम रिश्ते ऐसे हैं जो आपके और हमारे रिश्ते को मजबूत करते हैं। लेकिन 9:45 का वक्त होगा जब हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी। आप अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे इस उम्मीद के साथ कि हुकूमती इदारे आपकी आवाज़ को सुने, क्योंकि बराह रास्त आपकी फ़ोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम कराया जाएगा। फिलहाल प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे और उसके बाद अहम तरीन बड़ी खबरें जो आलम दुनिया के अंदर इस वक्त बन रही है उस पर फटाफट से नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले आसिफ रशीद आपके सामने आएंगे हिस्ट्री ऑफ द डे लेकर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ रशीद आपके साथ प्रोग्राम में सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे के हवाले से यानी आज के दिन की बात होगी और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे जाने से पहले आज के दिन कुछ अहम तरीन वाक़यात माजी में हुए हैं, ज़रा उनको गिन लेते हैं। आपके सामने चंद एक तवील फहरिस्त होती है, उसमें से चंद वाक़यात, कम वक्त में ज़्यादा मालूमात। हमारा बुनियादी तौर मकसद इस छोटे से फॉर्मेट में रहता है। दिन आज का मार्च की 5वीं तारीख साल 2008 में समुद्र से ज़मीन पर मार करने वाला मिसाइल ब्राह्मोस का कामयाब तजर्बा आज ही के दिन हुआ। 1931 में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने सिविल नाफरमानी की तहरीक को ख़त्म कर दिया। 1997 में शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के दरमियान 25 साल में पहली बार अमन मुज़ाकरात हुए। ये दूसरी बात है कि वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ें दोनों के हक में नहीं गई, मुज़ाकरात फेल साबित होते गए, लेकिन सूरत हाल मुसलसल बढ़ती चली गई, ख़राब होती चली गई। 1990 में आज के दिन भोपाल गैस सान्हे के मुतासरीन को 5 लाख रुपए तक का मुआवजा देने का ऐलान हुआ। अबूरी इमदाद का ऐलान सरकार की तरफ से 360 करोड़ रुपए देने की बात आज के दिन की गई। 5 मार्च 1982 को आज ही के दिन रूसी सैटेलाइट वेनेरा 14 आज के दिन अताद के मदार में पहुंचा। दिन 5 मार्च का साल 1982 रूस की जानिब से पेशरफ्त हुई। 1968 में आज के दिन मार्टिन लूथर किंग को कत्ल कर दिया गया, आज उनकी बरसी है। 2009 में आज ही के दिन इफ्को कंपनी सालाना 10 मिलियन टन खाद फरोख्त करने वाली पहली दुनिया की कंपनी बनी। 1894 में शंघाई में आज ही के दिन भयानक आतिशज़दगी में चीन के अंदर इस अफसोसनाक वाक़े में 1000 से ज़ायद इमारतें राख के ढेर में तब्दील हो गई। आज के दिन 1949 में भारत में झारखंड पार्टी का क़याम अमल में आया। यौम तासीस इस पार्टी का है। 1861 अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें सदर की हैसियत से इक़्तिदार संभाला, आज के दिन जिम्मेदारी संभाली। मार्च की 5वीं तारीख को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1851 में आज के दिन कायम किया गया और दुनिया के बड़ी तंजीमों में से एक मौजूदा वक्त में ये तंजीम बन गई। 1665 में बरतानवी बादशाह चार्ल्स दोम ने हॉलैंड से जंग का ऐलान आज ही के दिन किया था, मार्च की थी 5वीं तारीख। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में ये चंद अहम तरीन वाक़यात फॉर्मेट के मुताबिक आपके सामने हमने रखे हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, खबरों के अलावा दीगर मौज़ूआत भी इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। बैनुल-अक़वामी सतह की खबरें सबसे पहले आप तक ज़रा पहुँचाते चलें और प्रोग्राम की इब्तिदा में मशरिक़ वस्ता से पहला अपडेट, जहाँ पर एक अहम तरीन इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास में कई अहम शख्सियात की शिरकत हुई और पहली और बुरी खबर सदर ट्रंप और इसराइल के लिए अरब के ममालिक की जानिब से, जहाँ पर एक और झटका 2 बड़े ममालिक को दिया गया है। बिल्कुल एक अहम तरीन इजलास मुनक़्क़िद हुआ और इजलास में ट्रंप के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया गया। याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा क्या था
कि फ़लस्तीनियों को अर्ज़ ज़मीन से बाहर निकाला जाए, अर्ज़ मुक़द्दस से बाहर निकालकर वहाँ पर यहूदी आबादी को तैनात किया जाए। फिर AI के ज़रिए से एक वीडियो भी जारी कर दिया था और इस बीच अरब दुनिया के अंदर मनसूबाबंदी हुई और ट्रंप के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया गया। अरब मुल्कों ने गजा की तामीर नौ के लिए मिस्र के मंसूबे की हिमायत का ऐलान कर दिया है। मिस्री हुकूमत की तरफ से तामीर नौ का एक नया मंसूबा सामने रखा गया, जिसको लेकर तमाम अरब मुल्क ने हिमायत का ऐलान कर दिया है। अरब मुल्कों ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा पर कब्जे और फलस्तीनियों को बेदखल करने के मंसूबे को मुस्तरद करते हुए मिस्र के मुतबादिल मंसूबे की हिमायत का ऐलान कर दिया है। मंगल को अरब मुल्कों का काहिरा में गैर मामूली इजलास हुआ, जिसमें मिस्र, सऊदी अरब, कतर, उर्दन, शाम और दीगर अरब मुल्कों समेत अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह, यूरोपियन यूनियन के सदर, इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल ने शिरकत की। इजलास में गजा की तामीर नौ और एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर गौर किया गया। इजलास का मकसद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा पर कब्जे और फ़लस्तीनियों के बेदखली के मंसूबे के खिलाफ मुश्तरका अरब मौक़िफ़ को अपनाना था, जिसमें अभी तक कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। इस मौके पर मिस्र ने ट्रंप की तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए गजा की तामीर नौ के लिए एक ऐसा मंसूबा पेश करने का ऐलान किया जो फ़लस्तीनियों के हक का एहतराम करे और उन्हें उनकी सरजमीन पर बरकरार रखेगा। मिस्र के गजा के हवाले से 53 अरब डॉलर के मजबूज़े 5 साला मंसूबे में लाखों मकानात, तामीराती बंदोबस्त और एयरपोर्ट की तामीर नौ का मामला भी ज़ेर गौर रहा, जबकि फ़लस्तीनी इलाके में इंतखाबात और दूसरे रियासती वसाइल के हल की कोशिश मंसूबे का हिस्सा बनी है। तकरीबन घंटों तक जारी रहने वाले इस इजलास के इख्तिताम पर अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल ने ऐलान किया कि मिस्र का मंसूबा अब एक अरब मंसूबा बन चुका है, यानी एक रियासत का मंसूबा नहीं, अब ये अरब वालों का मंसूबा बन चुका है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे का बराह रास्त जिक्र किए बगैर इस बात पर जोर दिया कि अरब मौक़िफ़ ये है कि किसी भी किस्म की बेदखली या किसी भी किस्म की इस तरीके की जो मुदाखलत होगी वो यहाँ पर काबिल कबूल, यानी फ़लस्तीन के अंदर काबिल कबूल नहीं होगी। इजलास में मिस्र के सदर अब्दुल्ला फातिया ने कहा कि अरब रहनुमाओं ने गजा की जंग से तबाहाल सरजमीन की तामीर नौ के लिए मिस्री मंसूबे की हिमायत का ऐलान कर दिया है। चलिए, ये बड़ी खबर अपने आप में इसलिए क्योंकि अब तक के सबसे बड़े इजलासों में से या मीटिंग्स में से एक थी, इसलिए भी इस इजलास पर नज़र थी क्योंकि जैसा प्रोग्राम के इब्तिदा में ही हमने आपको बताया कि सिर्फ अरब ममालिक ही नहीं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह, यूरोपीय यूनियन के सदर, इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल भी इस इजलास का हिस्सा बने। इसलिए ये इम्पोर्टेंट या सबसे बड़ा और अहम तरीन इजलास था, जिसमें गजा पर मौजूदा या जो मुजव्वज़ा मंसूबा था सदर ट्रंप का, उसको नाकारा करा दिया गया है, उसको मुस्तरद करने का ऐलान हुआ है। बात इजराइल की हो रही तो इजराइल की जानिब से खबरदार किया गया है। मौजूदा वक्त में जहां सीज फायर एग्रीमेंट पर काम नहीं हो सका है, वहीं इजराइल और हमास के दरमियान सख्त कशीदगी या तल्खियां बढ़ रही हैं और यरगमालियों को अगर रिहा न किया गया तो जंग दोबारा गजा के अंदर शुरू हो सकती है। इसका ऐलान इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से किया गया और ये ऐलान उस वक्त हो रहे हैं जब सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर करने की कोशिशें दोनों जानिब से अब तक हुई हैं। हालांकि मिस्र की जानिब से या दीगर ममालिक की जानिब से जो तजावीज़ रखी जा रही हैं उस पर भी रद्द-ए-अमल सामने आया है, लेकिन इजराइल के वज़ीर आज़म जिन्होंने पार्लियामेंट से खिताब किया और कहा कि गजा पट्टी में जंग की बहाली पर वो दोबारा गौर कर रहे हैं, जंग के आइंदा और न रुकने वाले मरहले की तैयारियां चल रही हैं। नेतन्याहू पार्लियामेंट से खिताब में कह रहे हैं कि गजा पट्टी के बारे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो दूरअंदेशी है उसकी वो हिमायत करते हैं। इजरायली पार्लियामेंट में यरगमालियों के लवाहिकीन ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिताब जब चल रहा था तो एहतजाज किया, नारे लगाए गए, सिक्योरिटी एहलकारों और यरगमालियों के लवाहिकीन में झड़पें भी विद इन पार्लियामेंट हुई हैं। इस तरह की खबरें हैं और इस दौरान ये भी खबर है कि जंगबंदी में आर्जी तौसी का जो यकतरफा ऐलान किया गया था उस पर कुछ शराइत तय की गई थी इजराइल की जानिब से। हमास जंगबंदी का दूसरा मरहला शुरू किए बगैर मजीद यरगमाली रिहा करेगा, उस शर्त को मानने से पहले ही हमास इनकार कर चुका है, लेकिन फिर से धमकी दी गई है कि वो जंग का मरहला फिर से शुरू होगा जो कभी ख़त्म नहीं होगा। और ये अनाउंसमेंट तब हुई जब पार्लियामेंट से खिताब
इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, अपडेट मशरक़ी वस्ता से आपको ये भी देते चलें या यूरोपियन ममालिक से, जहां पर पोप फ्रांसिस के हवाले से उनकी सेहत को लेकर बिल्कुल भी अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक डबल नमूनिया में वो मुब्तला हैं। इसकी तस्दीक पहले ही कर दी गई थी, लेकिन साथ साथ जो ताज़ा मेडिकल बुलेटिन आया है जिसमें उनके सांस लेने में मजीद मुश्किलात पैदा हुई हैं, दिक्कतें हैं, इसकी तस्दीक ताज़ा मेडिकल बुलेटिन के जरिए की गई है। 88 साल पोप फ्रांसिस जो मुसलसल बीमार चल रहे हैं, 14 फरवरी से इटली के एक अस्पताल में दाखिल है, फिलहाल वेंटिलेटर पर हैं और इतलात के मुताबिक डबल नमूनिया की तशखीस के बाद मुसलसल उनको निगरानी में रखा गया है और तबीयत हर गुजरते लम्हे के साथ ताज़ा बुलेटिन के मुताबिक खराब होती जा रही है। और पोप फ्रांसिस के हवाले से दुनिया भर के अंदर ईसाई बरादरी की जानिब से तकारीब का भी एहतमाम किया जा रहा है, जहां पर दुआया मजालिस उनके लिए हो रही हैं। पोप फ्रांसिस मजहबी पेशवा है ईसाइयों के और बड़े ओहदे पर इस वक्त तैनात है। यही वजह है कि पूरी मसीह बरादरी इस वक्त उनके लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम भी कर रही है। तहम फ्रांस से जारी होने वाले बयान के अंदर ये बात साफ कर दी गई है कि मुसलसल तबीयत खराब हो रही है और अब मजीद दुआओं की भी ज़रूरत है। ये पोप के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। लेकिन जरा डोनाल्ड ट्रंप की भी बात आपके सामने रखते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कल पहली मरतबा मुश्तरका इजलास से खिताब किया है और मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अमरीका फर्स्ट और अमरीका की जो इक़्तिसादी और दीगर मामलात है उसमें बेहतरी भी आ रही है। तो बड़ी बात यह है कि अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त खिताब कर रहे हैं। अमरीका का सुनहरी दौर का आगाज हो चुका है। थोड़ी देर पहले उन्होंने अपने खिताब में इब्तिदाई लाइन यही बताई है और ट्रंप का ओहदा संभालने के बाद कांग्रेस यानी जो मुश्तरका इजलास वहां पर बुलाया जाता है उसका ये पहला इजलास है। अमेरिका पहले से बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिताब का आगाज इन अल्फाज से किया है। डेमोक्रेटिक अरकान ने कांग्रेस की जानिब से सदर ट्रंप की तकरीब के दौरान भी एहतजाज किया और कहा कि जिस तरीके की हिकमत अमली और जिस तरीके के मामलात को उलझाकर चलाने की कोशिश की जा रही है उससे आने वाले दिनों में अमेरिका को मजीद खतरात से दो चार होना पड़ेगा। ताहम ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाए बगैर डेमोक्रेटिक कानून साज कांग्रेस से निकलकर बाहर चले गए, यानी उन्होंने वॉकआउट किया जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका की पॉलिसी और दीगर मामलात पर अपनी बात रखी। तो इस वक्त अमेरिका के जो काउंसिल है उसका इजलास चल रहा है और डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त खिताब कर रहे हैं। शुरुआत में अमेरिका के अंदरूनी हालात, अमेरिका के खारजी पॉलिसी और दुनिया भर के हालात और वाक़ात के हवाले से और पॉलिसियों के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात रख रहे हैं। इतलात और ख़बर यह भी है कि जो ग्रांट इन एड काटने का प्रोग्राम पहले से ही शुरू किया गया है उसकी वजाहत भी थोड़ी देर में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जाएगी। चलिए साथ साथ आपको अपडेट ये भी बताते चलें कि लेबनान के अंदर भी सूरत हाल बिल्कुल ठीक नहीं है, जहां पर मुसलसल हमलों की इतलात मौसूल हो रही हैं और ताज़ा तरीन कन्फर्मेशन के मुताबिक सीज फायर एग्रीमेंट के बाद भी एक हमला हुआ है जिसमें एक आला कमांडर के मारे जाने की तस्दीक सिर्फ इसराइल की जानिब से अब तक की गई है। और इसराइल के लेबनान में ये फिजाई हमले उस वक्त हुए हैं जब सीज फायर एग्रीमेंट के मुताबिक दोनों तरफ से गोलाबारी का सिलसिला बंद था। हिजबुल्लाह के एक बहरी कमांडर हैं जिनको निशाना बनाने का दावा किया गया है लेबनान की जानिब से, जिनका नाम सैयद हाशिम बताया जा रहा है और इजराइल काफ़ी वक्त से उनकी तलाश कर रहा था, जिनके मुताबिक वो न सिर्फ इसराइल के लिए बल्कि इजरायली शहरियों के लिए भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का सबब बन रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए और शहरियों के लिए मुसलसल ख़तरा थे। और ताज़ा जो हमले किए गए हैं इसमें सिर्फ इसराइल ने अभी तक तस्दीक की है कि उनके शहरियों और मुल्क के लिए ख़तरा सैयद हाशिम जो कि बहरी कमांडर थे हिजबुल्लाह के, उनकी हलाकत हुई है। मगर दूसरी जानिब से हिजबुल्लाह की जानिब से या उनके इत्तेहादियों की जानिब से इस सिलसिले में कोई भी बयान अभी तक जारी नहीं किया गया है। इल्ज़ामात ये भी लगाए जा रहे हैं कि हिजबुल्लाह के एलीट रिजवान फोर्स के वो रुकन भी थे और बहरी स्मगलिंग ऑपरेशंस में भी उनका नाम मुसलसल आगे चल रहा था, लेकिन हलाकत के हवाले से सिर्फ इजरायली मीडिया या फौज की जानिब से अब तक दावा किया गया है। चलिए जनाब, जरा अब आपको एक और जमहूरी मुल्क साइबेरिया भी लिए चलते हैं जहां पर पार्लियामेंट जो है वो मैदान जंग बन गया और सिक्योरिटी एजेंसीज को आंसू गैस के गोले और ताकत का इस्तेमाल भी करना पड़ा है। सर्बिया की पार्लियामेंट
पार्लियामेंट जो है वो मैदान जंग में तब्दील हो गई है और ऐवान में स्मोक ग्रेनेड और आंसू गैस के गोलियों का इस्तेमाल किया गया। पार्लियामेंट में एहतजाज के दौरान अपोजिशन अरकान का जबरदस्त हंगामा हुआ है। स्पीकर समेत कई लोगों के जख्मी होने की भी इतलात और खबरें जो है वो सामने आ रही है। साइबेरिया की पार्लियामेंट में अपोजिशन के एहतजाज के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ और सिक्योरिटी पर तैनात अफराद की तरफ से पर स्मोक, टीयर शेल्स और इस तरीके का माहौल बना है। अब ये समझिएगा, ये बाहर का नजारा नहीं है बल्कि ये पार्लियामेंट हाउस है, एक मुल्क का जहां पर हंगामा हुआ और धुआं सारा पार्लियामेंट हो चुका है। ये वो मुल्क है जहां पर प्रो रशियन गवर्नमेंट काम करती है और इतलात ये हैं कि तलबा सड़कों पर हैं। एहतजाज उसी तर्ज पर चल रहा है जैसे बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की हुकूमत के खिलाफ हुआ था और एक ट्रेन हादसे में 15 लोगों की मौत के बाद तलबा हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रहे हैं, जिनके मुताबिक बदउनवान हुकूमत या करप्ट निज़ाम इस वक्त मुल्क के अंदर काम कर रहा है, जिसके खिलाफ एहतजाज चल रहा था। तो उन स्टूडेंट्स की हिमायत में ये लोग जिन्होंने स्मोक बॉम्ब्स अंदर गिराए और ये वो तमाम लोग हैं जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, ये अपोजिशन के लीडर्स बताए जा रहे हैं जिनने हंगामा किया और इस दौरान 3 लोग जख्मी हुए हैं जिनमें स्पीकर और 2 और लोग जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जो दोनों तरफ से होने वाले इस बहस मुबाहिसे में और बॉम्बिंग में जख्मी हुए हैं। बहरहाल एहतजाज इस वक्त चल रहा है। खेल के मैदान से भी जरा आपको जल्दी से खबर बताते चलें और उसके बाद सीधा जम्मू कश्मीर की खबरों पर आएंगे। बात पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तालिबान की भी होगी। खेल के मैदान से खबर ये कि आज दूसरा सेमीफाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का लाहौर के कजाफी स्टेडियम में होने जा रहा है, लेकिन टीम इंडिया गुज़श्ता रात मुकाबला जो खत्म हुआ दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त देकर 5वीं मर्तबा फाइनल में पहुंच गई है। और ये मुकाबला जो दुबई में खेला जा रहा था जिसमें टॉस टीम इंडिया हार गई, लेकिन मुकाबला अपने नाम किया। रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, जडेजा, अश्विन, माफ कीजिएगा मोहम्मद शमी और बाकी तमाम लोगों की मिली जुली परफॉर्मेंस या जो अच्छी कारकर्दगी आप कह सकते हैं, टीम एफर्ट नजर आया। 84 रनों की शानदार पारी खेलने पर मैन ऑफ द मैच विराट कोहली भी बने और 2000, 2002, 2013, 2017 के बाद 2025 में 5वां मौका ये बना जब टीम इंडिया फाइनल में चैंपियंस ट्रॉफी के गई हो। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्मिथ और कैरी ने अर्धशतक बनाए, दोनों ने 50 प्लस स्कोर किया। 260 से ज्यादा का टारगेट सेट किया गया, लेकिन टीम ऑल आउट हो गई थी 49वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया की। दूसरी तरफ टीम इंडिया जब चेज करने उतरी तो 49वें ओवर में उसने स्कोर चेज कर लिया। राहुल ने 42, इसके अलावा 40 प्लस रन श्रेयस अय्यर ने बनाए, जबकि मोहम्मद शमी ने गेंदबाजी में 3 विकेट लिए, जडेजा ने 2 विकेट लिए, वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट लिए। लेकिन बड़ी बात कि होस्ट इस चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान था, लेकिन मुकाबला बाहर होगा क्योंकि हाइब्रिड मॉडल तय हुआ था। टीम इंडिया अगर फाइनल में पहुंचती है तो मुकाबला दुबई में, अगर कोई और टीम पहुंचती है तो मुकाबला लाहौर में। ये पहले से तय था, लेकिन आप सब जानते हैं टीम इंडिया पहुंच गई है फाइनल में। अब आज जो मुकाबला दोपहर 2:30 बजे, ये आखिरी मुकाबला पाकिस्तान में इस चैंपियंस ट्रॉफी का होगा, जिसमें साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड आमने सामने दोपहर 2:30 बजे होंगी। यहां से जो फातेह टीम होगी, जो टीम जीत कर जाएगी, वो मुकाबला करेगी टीम इंडिया के साथ फाइनल में 9 तारीख को, जो कि दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां पर टीम इंडिया ने अब तक लीग के 3 मैचेस प्लस सेमीफाइनल 4 के 4 मैचेस जीत लिए हैं और एक चैलेंजिंग टोटल जो अपने आप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल्स में सबसे बड़ा टोटल था। टीम इंडिया ने आसानी के साथ 49वें ओवर में चेज करके चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होस्टेड बाय पाकिस्तान इस ट्रॉफी के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। चलिए जनाब, पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी की बात तो आपके सामने हम बता रहे हैं, लेकिन जरा पाकिस्तान की सरहद की भी बात आपको बताते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सरहद पर अफगानिस्तान के साथ घमासान मचा हुआ है और पिछले 2 दिन के दौरान मुसलसल वहां पर अफवाज की तरफ से फायरिंग का सिलसिला भी चल रहा है। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान आर्मी और अफगानिस्तान के फौजियों के बीच तुर्कमान बॉर्डर पर एक बार फिर घमासान हुआ है, लड़ाई हुई है और झड़पें हुई है और इस दौरान वो हजारों अफराद जो इस बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट से पाकिस्तान आना चाहते हैं, अफगानिस्तान के लोग, और यहाँ पर वो इलाज मुआवजा और दीगर मामले के लिए जाते हैं, वो फिलहाल रुकी पड़ी हैं। याद रखिएगा, पाकिस्तानी अफवाज की तरफ से अफगानिस्तान की ट्रूपों जो अफवाज है उन पर चेक पॉइंट के पास फायर किया था, जिसके नतीजे में अफगान अफवाज की तरफ से वापस फायरिंग की गई है। तो फिलहाल खबर ये है कि आसपास के इलाके के अंदर काफ़ी तनाव है।
दुकानें जो आसपास थी इस क्रॉसिंग पॉइंट के आसपास वो फिलहाल मुसलसल बंद रखी गई है और रिहायशी मकानों के ऊपर भी गहरी नज़र रखी जा रही है। अब्दुल मतीन जो तर्जुमान है वजारत दाखिला अफगानिस्तान के इंटीरियर मिनिस्ट्री के, उनका मानना है कि ये वाक़या तब पेश आया जब पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से बिला ज़रूरत और बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला किया और पिछले कई दिनों से हल्की हल्की बातें तो चल रही थी, लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मामला इंतहाई संगीन हुआ है और अफगान हुकूमत की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान के साथ रब्ता किया गया और कहा गया है कि किसी भी कीमत पर ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। चलिए पाकिस्तान से एक खबर और फटाफट से बताते चलें, जहां पर नुकसान काफ़ी ज़्यादा और उसके बाद ब्रेक पे भी जाना है। पाकिस्तान के अंदर जहां पर एक बड़े मिलिट्री कैंप को निशाना बनाने की कोशिश हुई है, 12 लोगों की मौत हो चुकी है। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बनू के अंदर यह हमला हुआ है, जहां पर इतलात के मुताबिक कुछ खुदकश हमलावर बनू छावनी में 2 बम धमाकों के साथ अंदर दाखिले की कोशिश कर रहे थे। इस कोशिश को अगरचे पाकिस्तानी फौज की तरफ से नाकाम किया गया, लेकिन हमले में 12 अफराद की मौत हो गई, जिनमें 4 बच्चे शामिल हैं। 30 से ज्यादा अफराद जो कि शदीद तौर जख्मी हुए हैं और इतलात के मुताबिक फौज की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की तरफ से जो कंफर्म किया गया है, जिसमें 6 हमलावर मारे गए हैं और इस हमले की जिम्मेदारी भी एक पाकिस्तान की तंजीम जैश अल फुरसान की जानिब से ले ली गई है। तुरखम में जहां पर एक तरफ कशीदगी तालिबान और अफगानियों के बीच में नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ सूरत हाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। 12 अफराद मारे गए हैं, 30 से ज्यादा जख्मी हैं और पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक धमाके छावनी के अंदर हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस क्लियरेंस ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। धमाकों की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि दूर दराज के इलाकों में मकानात और मसाजिद को नुकसान पहुंचा है, जिसमें आम शहरियों का जानी नुकसान हुआ है। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी छावनी के अंदर ले जाने की कोशिश की, लेकिन ऐसी इतलात भी हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमलावरों में से कुछ को छावनी में दाखिले से रोकने की कोशिश की निशाना बनाया। 6 की मौत हुई। इन धमाकों के नतीजे में छावनी के करीब वाक़े एक देहात जिसका नाम कोट बराड़ा बताया जा रहा है, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जहां 1 दर्जन से ज्यादा मकानात और मसाजिद मुनहदम हुई हैं। खबरों के मुताबिक जैश फुरसान मोहम्मद नामी जो शिद्दत पसंद तंजीम है, धमाकों की जिम्मेदारी कबूल कर चुकी है, लेकिन आज़ादाना तस्दीक इसकी नहीं हुई है और इतलात ये हैं कि सूबा जो खैबर पख्तूनख्वा है, ज़िला बनू और आसपास के हिस्सों में पहले भी ये जैश अल फुरसान नामी तंजीम कई मरतबा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बना चुकी है और ख़बरें ये हैं कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा और सुबह पंजाब के सबसे बड़े मिलिट्री स्टेशंस में से ये एक मिलिट्री स्टेशन है, जिसकी दीवार के साथ ये गाड़ी टकराई है और तमाम जो कैंटोनमेंट्स हैं, जितनी भी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनके आसपास इस दहशतगर्दाना हमले के बाद, जिसमें 45 से 48% इजाफा गुज़श्ता 1 या 1.5 बरस के दौरान देखा गया है। अलर्ट पूरे पाकिस्तान के कैंटोनमेंट्स के आसपास जारी कर दिया गया है। चलिए जनाब, ये तो थी वो खबरें जो इस वक्त बिल्कुल सतह पर बड़ी खबरें थी और आपके सामने हमने एक एक करके पाकिस्तान और दीगर मुल्कों से रख ली है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा कि छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के उस पार आएंगे तो जम्मू कश्मीर का पिटारा खोलते हैं, जहाँ पर माह रमज़ान की बरकतें हर तरफ से तो दिख रही है, लेकिन एक मामला है जो पेचीदा, इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर आपको यह भी बताएंगे कि अदालत ने हुकूमत को एक और मौका दिया है, मौका कहाँ पर मिला उस पर गुफ्तगू करेंगे। इंजीनियर रशीद का फैसला आज होना है, क्या होगा उसका फैसला, उस पर भी नजर रहेगी और ऐवान की कार्रवाई पर भी तबादला तबसरा करेंगे और आज क्या कुछ मुतवक्का होने वाला है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के उस पार बड़ी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा गुलिस्तान न्यूज़ पर।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम सलाम जीके में आपका इस्तकबाल। दूसरे पड़ाव में हम दाखिल हुए, 9:06 हो रहे हैं। बात अब ज़रा उन लोगों की भी जो इस बार साल 2025 में हज के साथ साथ उम्रे की अदायगी के लिए कोशिशें कर रही थी, लेकिन जिस हिसाब से हमने पिछले दिनों आपके सामने कुछ रिपोर्ट्स रखी थी, कुछ आदादोशुमार पेश किए थे कि साल 2023 और 24 के मुकाबले में 2025 हज के लिए आज़मीन की तादाद शायद बहुत कम हो। उसकी बहुत सारी वजूहात थी, इक्तिसादी बदहाली और बाकी सारी चीज़ें आपके सामने माहिरीन की नज़र में हमने एक्सप्लेन की थी। लेकिन हज के बाद कुछ और ख़बरें जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं। इस बार उम्रे की बुकिंग का भी जहाँ तक ताल्लुक़ है तो माजी के मुकाबले आदादोशुमार बताते हैं कि कश्मीर सूबे के अंदर और जम्मू सूबे में बुकिंग में काफ़ी कमी उम्रा के लिए भी देखी जा रही है। चलिए, माह रमज़ान में सबसे ज़्यादा बुकिंग्स देखी जाती थी और माहिरीन के मुताबिक और जो इस अमल के साथ वाबस्ता है, वहाँ से जब एनालिसिस किया गया तो पता लगा कि हज में तो ऑलरेडी जो अलॉटेड सीट्स थे उससे कम बहुत सारे फॉर्म जमा किए गए, लेकिन अब उम्रा में भी इस साल माह रमज़ान में बहुत सारे कम लोग एज़ कम्पेयर टू लास्ट 2-3 ईयर्स के मुकाबले में कम चले गए हैं। कश्मीर से ये लगातार ड्रॉप जो हो रहा है, ये जो कमी आ रही है उम्रा के अंदर, ये दरअसल आलमी सतह पर जिस तरीके से चीज़ें महंगी हो रही हैं और जिस तरीके से सऊदी अरब ने अब की बार बड़ी चीज़ें महंगी कर दिया, उस ज़िमन में भी एक असर जो है वो देखने को मिल सकता है। पैकेज बहुत सारे लगाए गए थे, लेकिन 30 से 50% पैकेज के जो लोग हैं वो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। और जिस तरीके से सऊदी हुकूमत ने अलॉटमेंट्स भी रमज़ान के दौरान की थी मुख्तलिफ रियासतों और मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ को, उसके मुकाबले में जम्मू कश्मीर से हाजी साहिबान या उम्रे पर जाने वाले लोगों का सिलसिला जो है वो हर गुज़रते दिन के साथ कम हो रहा है। बुनियादी वजह सऊदी अरब के अंदर ये जो पूरा निज़ाम है थोड़ा महंगा कर दिया गया है, जिसका असर अब हर तरफ से यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। और ये जो कमी है ये 1-2% नहीं है, बल्कि माना जा रहा है कि 45 से 50% की कमी, यानी 50%। अगर लास्ट ईयर 1 लाख लोग गए थे तो आज समझ लीजिए सिर्फ 50,000 लोग ही गए हैं। और ये माना जा रहा है कि 2-3 फैक्टर्स, एक फैक्टर इसमें बुनियादी ये है कि हज उम्रा अब आहिस्ता आहिस्ता करके महंगा हो रहा है। दूसरा जो निज़ाम है, जो मईशत का निज़ाम है, जो इकोनॉमिक का निज़ाम जम्मू कश्मीर का है, वो हर दिन नीचे आ रहा है और लोगों के पास जो इक़्तिसादी मामलात है वहाँ पर वो कमज़ोर हो रहे हैं, जिसकी वजह से इत्तलात और ख़बर ये है कि सूरत हाल इस तरीके की बन रही है। अब उम्मीद ये है कि हज पर अब की बार थोड़ी सी बेहतरी हो, लेकिन सबकी नज़रें जहाँ सऊदी अरब पर भी है, वहीं पर जम्मू कश्मीर के माइशती हालात यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी एक बार फिर सुर्खियों के अंदर है, क्योंकि ये पहला मौका होगा 2017-18 के बाद जब इस तरीके से बहुत सारे लोग जो है कम गए होंगे माह रमज़ान मुबारक के अंदर उम्रे पर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उम्रे में या तो रबीउल अव्वल के महीने में जाते हैं या फिर ज़्यादा लोग जो है वो माह रमज़ान मुबारक के पहले अशरे और बीच वाले अशरे में जाते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वहाँ पर बिता सके। लेकिन इतलात और ख़बर ये है, टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल ऑपरेटर्स का मानना है कि टिकट्स तो हमारे पास है, वैकेंसियाँ भी हमारे पास है, पैकेज भी हमारे पास है, लेकिन लोग नहीं है जो इस पैकेज को क्वालिफाई कर सके। तो ये एक साइड है हमारी माइशत का भी और हमारी एक खबर जो हम आपके सामने रख रहे हैं। पैकेज की कीमतों में अगर 30 से 50% तक का इजाफा हो रहा है तो आलमी सतह पर भी जो तब्दीलियाँ रोनमा हुई हैं या सऊदी अरब की जानिब से कुछ सख्त फैसले लिए गए हज से कबल और उम्रा की अदायगी के हवाले से भी, फिर बच्चों के हज पर जाने के लिए पाबंदी, उसी वक्त उम्रा के लिए भी कुछ कवायद ज़वाबित वज़ह किए गए कि गैर कानूनी तौर पर जो मुल्क के अंदर लोग मौजूद हैं वो भी कई तरीके से गैर कानूनी तरीके से दस्तावेज़ात आधे अधूरे बनाकर वो भी उम्रा या हज के लिए तैयारियां करते हैं। उन पर सख्ती करने के चक्कर में पूरी दुनिया के कई ममालिक, जिनमें 14 ममालिक में भारत पाकिस्तान भी शामिल हैं, यहाँ के आज़मीन के लिए भी सख्ती बरती गई। वो हज के हवाले से अगर चीज़ें थी, लेकिन उम्रा के ताल्लुक से भी कुछ बड़े फैसले माजी करीब में हुए, जिसने अब आहिस्ता आहिस्ता उसका असर क्या है वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में देखने को मिल रहा है। ये तो एक बात थी, लेकिन बात एक और उस स्कीम की जिसने लाखों लोगों को मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी राहत पहुंचाई और गवर्नमेंट और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे जम्मू कश्मीर में उनके दरमियान एक टसल चली पिछले दिनों, और वो थी रकूमात की अदम अदायगी को लेकर। ये मामला अदालत तक अब पहुंच गया है और अदालत से जो खबर आई है उसने वो जो सर्जरीज वाला मामला था 4 स्पेशल सर्जरीज का, जिस पर टकराव जैसी सूरत हाल बनी थी, हाई कोर्ट में इस मामले पर समाअत हुई और आयुष्मान स्कीम के तहत
थोड़ी सी राहत जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो उनके मुतालबात थे, वो पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। अदालत के अंदर एपी पीएमजेएसवाई स्कीम के तहत प्राइवेट अस्पताल चले गए थे, जिसके बाद जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी साहब ने कल इस मामले पर समाअत को मुकम्मल करते हुए हुकूमत के लिए नोटिस जारी करते हुए कहा कि अर्जी दहंदगान का जो मानना है कि इसमें वो तमाम सर्जियां लगाई जाएं जिनको हटाने का मंसूबा हुकूमत के पास ज़ेर गौर है, क्योंकि ये वो सर्जरियां हैं जो आम तौर पर की जाती है और इससे लाखों लोगों का फायदा होता है। इसलिए इस बात को एक तरफ से देखा जाए। दूसरी तरफ से ये भी कहा गया कि जिस तरीके का इंश्योरेंस कवर बनाने की कोशिश की जा रही है उससे ज़्यादा कोई फायदा नहीं होगा, और जो नेशनल हेल्थ पैकेज मेंशन किया गया है ऑफिशियल मेमो में 6 अप्रैल को, उसको ज़रा बरकरार रखने की भी कोशिश की जाए। काउंसिल की तरफ से ये सबमिट किया गया था कि हुकूमत जो है वो मरकजी हुकूमत की तरफ से जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम सितंबर 2018 में शुरू की गई थी, जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था, और उसके तहत हुकूमतों ने बाज़ाब्ता तौर पर इंश्योरेंस कवर 5 लाख रुपये का हर फैमिली को दिया था, और फिर ये सालाना चीज़ें चलती रही और टर्शरी केयर हॉस्पिटल जो है वहाँ पर तकरीबन 10.74 करोड़ रुपया, जब 10.74 करोड़ फैमिलीज जो हैं पूरे मुल्क के अंदर इससे मुस्तफ़ीद हुई थी। और अब उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि अस्पतालों के अंदर, नर्सिंग होमों के अंदर और क्लिनिक्स के अंदर जो एम्पैनल्ड है आयुष्मान भारत के तहत, उन्हें ये तमाम चीज़ें जो है वो करने की इजाज़त भी दोबारा दी जाए। ताहम मज़ीद क्या कुछ खबर है, सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। इमरान नाइक को हमारे साथ है। इमरान, जरा अपडेट करें, अदालत ने जो जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी साहब है जो इस केस की समाअत कर रहे थे, फाइनल कंक्लूजन इसका क्या आया है? क्या ये डायरेक्शन है या ये वो एक रूटीन में जो लाइन लिखी जाती है कि इसको देखा जाए? देखिए, ये एक संगीन मसला काफी टाइम से, खासकर जो एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, डायलिसिस सेंटर्स है, जिन्हें गवर्नमेंट ने एम्पैनल किया है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, या जिसे हम गोल्डन कार्ड स्कीम भी कहते हैं। और इस सिलसिले में जो 4 बड़ी सर्जरीज है, 4 बड़े जो जिनमें से अपेंडेक्टमी है, कोलोसिस्टेक्टमी, हेमरॉइडेक्टमी और फिशर, ये 4 सर्जरीज है जिनको इन एम्पैनल्ड निजी अस्पतालों को एक्सक्लूड किया गया था। लेकिन उसके बाद चूंकि इन्होंने सरकार का रुख किया था और कोशिश की थी कि दोबारा से इन्हें इंक्लूड किया जाए, लेकिन शायद वो कोशिश इनकी नाकाम रही। और उसके बाद निजी अस्पतालों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और वहां पे उन्होंने एक अदालत से दरख्वास्त की, और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त पर जो है सुनवाई की, और हाई कोर्ट ने हुकाम को हिदायत दी कि वो एम्पैनल्ड निजी अस्पतालों की दरख्वास्त पर गौर करे। और फिलहाल ये कहा गया है कि वो कंसिडर इस पे करे और ये जो पीएम स्कीम में 4 सर्जरीज हैं उन्हें शामिल करे। और जस्टिस अली मोहम्मद वानी ने केस की समाअत करते हुए हुकाम से कहा कि वो इन 4 सर्जरीज, जिस तरह से मैंने 4 का नाम बताया है, और इन जैसे प्रोसीजर्स को ऑफिशियल मेमोरेंडम के मुताबिक स्कीम में शामिल करे। लेकिन अब ये देखना होगा, चूंकि अब फिलहाल अदालत ने गवर्नमेंट को ये बताया है कि एक तो शामिल करे, दूसरा इसको कंसिडर करे, लेकिन अब गवर्नमेंट इस पर कब अमल दरामद करेगी उसका फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एज ऑफ नो हम देख रहे हैं कि एक बड़ी राहत की सांस है एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए ये कि अदालत ने उनकी दरख्वास्त पर समाअत की है, और न सिर्फ समाअत की है बल्कि उसके बाद गवर्नमेंट से ये भी कहा है कि एक तो इन 4 सर्जरीज को इंक्लूड भी करें, शामिल भी करें, और साथ साथ कहा है कि जल्द इसमें जो है कंसिडर करें। लेकिन चूंकि ये काफी टाइम से, पिछले 2-3 महीनों से ये मामला अटका हुआ था, और दरअसल गवर्नमेंट के पास भी कुछ शिकायत मौसूल हुई थी। ये बड़ी 4 सर्जरीज है और जिनमें लाखों पैसा खर्च होता है, लेकिन इसमें 2-3 तरीके से तो क्या हम ये माने कि जो अर्जी गुजार थे प्राइवेट अस्पताल, उन्हें राहत मिली है और हुकूमती इदारों को कहा गया कि आप रिथिंक करें जी, दोबारा से इस पूरे मामले पर सोचें?
जी, वाकई जिस तरह से मैंने कहा कि अदालत ने हुकाम को हिदायत दी है कि स्कीम के उसूलों के मुताबिक तरमीम पर गौर करे ताकि जम्मू कश्मीर के शहरी मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह यकसा तौर पर इस स्कीम से फायदा उठा सके। और अदालत ने यह भी कहा है कि मौजूदा पैकेज को अपडेट किया जाए ताकि आवाम को बेहतर जो सहूलियात है वो मैसर हो। सो इस तनाजुर में हम देख रहे हैं कि इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए ये एक राहत की सांस है जो एम्पैनल हॉस्पिटल्स इन 4 बड़ी सर्जरीज से जिन्हें एक्सक्लूड किया गया था, दूर रखा गया था। लेकिन मैं दोबारा से एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट के पास हमें भी इतलात मिली थी कि शिकायत आई थी कि अगर किसी पेशेंट को किसी प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए वहां पे एडमिट किया जाता है, सपोज उसे 2 दिन के लिए वहां पे एडमिट रखना है, लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स ने अपनी मनमानी की और उस पेशेंट को वहां पे 4 से 5 दिन एडमिट रखा, जो सरकार को शिकायत मिली थी। और इसी तरह की कुछ और भी शिकायत थी सरकार के पास, जिसकी बिना पर सरकार ने इन 4 सर्जरीज को एक्सक्लूड किया था। लेकिन दूसरा पॉइंट ये भी है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दूसरा ये कि हम देख रहे हैं कि चाहे हमारा एसएमएचएस बड़ा हॉस्पिटल हो, स्किम्स हो, एक टेस्ट के लिए, एमआरआई टेस्ट के लिए 6-6, 7-7 महीने वहां पे पेशेंट्स को वेट करना पड़ता है, तब जाकर उनको अपॉइंटमेंट मिलती है, वहां पे अपॉइंटमेंट मिलती है या डेट मिलता है। लेकिन जब इतनी बड़ी सर्जरीज का जो फ्लो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे पड़ेगा, तो इसके लिए 2 ऑप्शन गवर्नमेंट के पास है। या तो इसके लिए ऑल्टरनेट मैकेनिज्म कि ये 4 ऐसी सर्जरीज है जिसके लिए 4-4, 5-5 महीना तो वेट नहीं करना पड़ेगा पेशेंट्स को, तो सरकार के लिए उसके लिए कोई जो है ऑल्टरनेट रखना पड़ेगा। दूसरा ये कि जो हमने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो शिकायत आ रही है इन सर्जरीज को लेके कि अगर रात सिर्फ 2 दिन के लिए पेशेंट को वहां पे रखा जाता है। बहुत शुक्रिया जी इमरान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल सूरत हाल ये कि एक राहत मिली है जी प्राइवेट अस्पतालों को, जिनकी अर्जी ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर गई थी और कल जस्टिस मोहम्मद यूसुफवानी साहब ने इसको डिस्पोज ऑफ किया अपील को, और ये कह दिया कि इस हुकूमत जो है मामले को ज़रा देख ले। बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा दिल्ली की करते हैं। दिल्ली के अंदर आज पटियाला अदालत पर सबकी नज़र रहेगी और मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद का मामला है, जो इन दिनों दरख्वास्त दे चुके हैं कि उन्हें मुस्तकिल बेल दी जाए या तब तक बेल दी जाए जब तक पार्लियामेंट का रवा इजलास चल रहा है। इस बीच इतलात और खबर यह कि पटियाला कोर्ट के अंदर आज इंजीनियर रशीद के मामले पर एक बार फिर समाअत होनी है और पटियाला को दिल्ली कोर्ट के अंदर, दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर कौमी तहकीकाती एजेंसी के अफसरान को भी आज मौजूद रहने के लिए कह दिया गया है। इंजीनियर रशीद ने इंटरीम बेल एप्लीकेशन बराए बजट सेशन इन पार्लियामेंट के उन्वान से एप्लीकेशन मूव की है और मुसलसल इस पर समातें चल रही हैं। एडिशनल सेशन जज चंद्रजीत सिंह ने आज इस मामले को समाअत के लिए दोबारा रख लिया है। पेटिशनर इंजीनियर रशीद की तरफ से ये साफ कह दिया गया कि उन्हें पार्लियामेंट का सेशन पूरी तरह से पार्लियामेंट सेशन के अंदर जाने की इजाज़त दी जाए और साथ साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटियां उन्हें बहस मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर है उन्हें वो अंजाम देने के लिए अदालत से इजाज़त तलब कर रहे थे। देखना होगा कि क्या अदालत उन्हें कोई राहत देती है। पिछले दिन 2 दिन की राहत मिली जब वो 2 बार चले गए थे, लेकिन वो समझ लीजिएगा कि वो जब वहाँ गए अपनी बात उन्होंने रखी, दफ्तरी काम काज भी थोड़ा सा किया और उसके फ़ौरन बाद वापस भी आए और उस वक्त न तो वो फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते थे, ना इंटरनेट और ना ही ईमेल का कोई इस्तेमाल उनकी तरफ से किया गया। लेकिन फाइनली आज जब ये समाअत होगी तो देखना होगा कि क्या इंजीनियर रशीद को कोई राहत मिलती है, कंडीशनल राहत मिलती है या परमानेंट राहत मिलती है, क्योंकि मामला मार्च 16 सन 2022 से लगातार सुर्खियों के अंदर है। क्योंकि पटियाला हाई कोर्ट के अंदर जो चार्जशीट दाखिल किया गया था, उस चार्जशीट के अंदर हाफिज सईद, सईद सलाहुद्दीन, मोहम्मद यासीन मलिक, शबीर अहमद शाह, मसरत आलम, रशीद जहूर बटाली, बिट्टा कराटे, आफ्ताब अहमद शाह, अवतार अहमद शाह और उसके साथ साथ नईम खान, बशीर अहमद भट्ट, पीर सैफुल्लाह और दीगर लोग एक्यूज बताए गए थे, जिनमें फिर इंजीनियर रशीद का नाम भी आया था। ये तमाम लोग इस वक्त पाबंद सलासल हैं, अदालतों के अंदर इनके मामला चल रहे हैं। इंजीनियर रशीद ने जेल के अंदर ही चुनाव लड़ा, नॉर्थ कश्मीर से चुनाव जीता, ओथ सेरेमनी पर भी बाहर आ गए थे, फिर जम्मू कश्मीर इलेक्शंस पर भी बाहर आए थे और फिर शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए पार्लियामेंट भी चले गए। लेकिन अब इंटरिम बेल की दरख्वास्त पर आज हतमी फैसला मुतवक्का है और उम्मीद लगाई जा रही है कि इंजीनियर रशीद के लिए आज एक बड़ा ऐलान हो सकता है।
इंजीनियर रशीद के मामले पर समाअत दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में होगी। एनआईए की जानिब से भी अपनी बात रखी जाएगी, दलाइल पेश किए जाएंगे और क्या अगले सेशन में, यानी जो ऑलरेडी सेशन जिसको बीच में ब्रेक दिया गया 31 जनवरी से 13 फेब तक चला, जिसमें बजट पेश किया गया, अब उसी बजट का दूसरा हिस्सा जो सेकंड सेशन स्टार्ट होना वो 10 मार्च से आगाज होगा और 4 अप्रैल तक चलेगा। तो वो 24 दिन का जो बजट सेशन है, इन 24-25 दिनों में कुछ एक बीच में छुट्टियां हैं, उन दिनों को छोड़कर बाकी सेशंस के लिए क्या इंजीनियर रशीद 1, 2, 3 या 4 दिन या फिर हफ्ते के लिए ऐवान के अंदर पेश हो सकते हैं। शुमाली कश्मीर की नुमाइंदगी का मौका तो उनको दिया गया अवाम की जानिब से, लेकिन क्या कानून के दायरे में रहकर उनको पार्लियामेंट में जाने की इजाजत मिलेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। दिन में समाअत होगी तो आप तक मुकम्मल तफसीलात पहुंचेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के उस पार दीगर कुछ मौजूआत भी हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट सेशन भी जारी है। आज, कल और परसों का दिन काफी अहमियत का हामिल, बहस, मुबाहिसे और तकरार जैसी सूरत हाल भी ऐवान के अंदर बनी है। मुतालबात कुछ थे, कुछ सवालात थे, कुछ तरमीम थी, कुछ मुस्तरद किए गए, कुछ को मंजूर किया गया। मुकम्मल तफसीलात ब्रेक के उस पार।
ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं। आखिरी पड़ाव है 9:40 के बाद आपकी कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे, आपकी बात सुनेंगे। आप तब तक कॉल करने के लिए तैयारी शुरू कर लें। बात ज़रा आज के दिन की कर लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे में कई इवेंट्स आपके सामने रखे थे, लेकिन उतार चढ़ाव आज और दिखेंगे। आज मार्च की 5वीं तारीख है और जम्मू कश्मीर में असेंबली सेशन जिसका ऑलरेडी आगाज़ हो चुका है। बजट इजलास की शुरुआत 3 तारीख को एलजी के खुतबे के साथ हुई। कल दूसरा दिन था और आज तीसरे दिन में इजलास या जो बजट सेशन का तीसरा दिन है वो आज अब से कुछ देर बाद 10 बजे के बाद शुरू हो जाएगा। ऐवान की कार्रवाई का आगाज़ होगा। लेकिन सबसे अहम तरीन बात यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के खुतबे पर जहां पर शुक्रिया की तहरीक पेश की जा रही है, ख्यालात का इजहार पेश की गई है, ख्यालात का इजहार किया जा रहा और मुबारक गुल की तरफ से गुज़श्ता रोज़ ये मोशन मूव किया गया। इतलात के मुताबिक कल 6 मार्च को वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला शुक्रिया की तहरीक पर अपनी बात रखेंगे। मोशन ऑफ थैंक्स जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के खुतबे के बाद होना है कल चीफ मिनिस्टर, और आज भी सवालात का सिलसिला और मुख्तलिफ महकमों से बाज़ाब्ता तौर पर बराह रास्त सवालात आज पूछे जा सकते हैं। बजट इजलास का आज तीसरा दिन। शुक्रिया की बहस को, शुक्रिया की तहरीक को पेश कर दिया गया है। मुबारक गुल ने तहरीक पेश की, जीए मीर ने इसको सेकंड कर दिया और उसके बाद कल हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई मेंबरों ने अपनी बात रखी, जिस बीच तलक नोकझोंक भी हुई है। अगरचे शुक्रिया की तहरीक के दौरान सज्जाद गनी लोन भी खड़े हुए और उन्होंने अपने उस करारदाद के हवाले से स्पीकर से बराह रास्त मुखातिब होते हुए कहा कि आखिर किन मामलात को लेकर आपने उसको बहस से बाहर कर दिया। थोड़ी देर में उस पर भी हम जरूर आएंगे, लेकिन फिलहाल 3 दिन, आज तीसरा दिन है जी बजट इजलास का और आज भी वज़ीर आला और काबीना वज़ीरा वहाँ पर मौजूद रहेंगे। एक तरफ से शुक्रिया की बहस को समेटने की कोशिश की जाएगी और कल वज़ीर आला उस बहस को समेट कर तमाम सवालों का जवाब भी देंगे। दूसरी तरफ से आज हिज़्ब इख्तिलाफ के कई अरकान अपनी बात को रखते हुए भी देखे जा सकते हैं। आज भी कुल मिलाकर 18 से 19 सवाल ऐसे हैं जो काफ़ी अहमियत के हामिल हैं, लेकिन उन सवालों में जहां तामीरात आमा, इरिगेशन, एजुकेशन, सेहत, सयाहत जैसे महकमे शामिल हैं और आज भी कुछ अहम मामला जो है वो ऐवान के अंदर सामने आ सकते हैं। सुबह से ही जब हम मेंबरान कानून साजिया के साथ रब्ता करते हुए दिखे तो बात 2-3 चीज़ें सामने आई कि कुछ सवालों के जवाब कुछ इस तरीके से आए कि मुतमईन मेंबरान नहीं है और आज ऐवान के अंदर उस मामले पर भी बहस तकरार हो सकती है। तो आज तीसरा दिन है ऐवान का, आज भी कार्रवाई जारी रहेगी। 10 बजे कार्रवाई का आगाज होगा, वक्फे सवालात सबसे पहले होगा, उसके बाद शुक्रिया की तहरीक पर बात होगी। कल वज़ीर आला शुक्रिया की तहरीक को समेटेंगे जब वो इन तमाम मामलात और इन तमाम बातों का जवाब भी देंगे। ये तो थी एक बात, लेकिन आते हैं जी दूसरी अहम और बड़ी खबर पर, जहां पर दफा 370 का मामला भी है और दफा 370 के मामले को लेकर कल ऐवान के अंदर जबरदस्त गर्मा गर्मी देखने को मिली है और ये गहमा गहमी और ये गर्मी जो है वो आज भी बरकरार रह सकती है, क्योंकि कल आपको याद होगा कि स्पीकर अब्दुर्रहीम राथिर ने जो तरमीमें गवर्नर एड्रेस पर स्पीकर ऑफिस को सज्जाद गनी लोन की तरफ से सबमिट की गई थी उसे रिजेक्ट कर दी गई है और स्पीकर की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि दफा 370 के मामले पर ऐवान में 1 साल के लिए कोई भी बहस नहीं हो सकती है। यानी 2025 के दौरान अगर एक और सेशन भी होता है तब भी आप इस पर बात नहीं करेंगे। जिस पर एजिटेट हुए सज्जाद लोन और सज्जाद लोन की तरफ से सवाल पूछा गया कि ऐसा क्यों है, तो ये कहा गया कि पहले ही करारदाद पहले सेशन में आ चुकी है और उस सेशन के अंदर तमाम मामला ज़ेर बहस आ चुके हैं, चाहे वो 370, 35A स्पेशल स्टेटस का मामला हो, इसलिए दोबारा से यह मामला ऐवान में नहीं उठ सकता है, जिसको लेकर हंगामा कल देखने को मिला है। सज्जाद गनी लोन जब मुतमईन नहीं हुए तो उन्होंने कल वॉकआउट भी किया है। एक तरफ से असेंबली के अंदर फिलहाल रवां सेशन के दौरान इस पर कोई बात नहीं हो सकती है, ताहम सज्जाद लोन का मानना था कि 6 तरमीमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के इस खुतबे पर उनकी तरफ से सामने रखी गई थी, जिनमें 370, 1987 की रिगिंग, पुलिस वेरिफिकेशन का मामला और दीगर 12 गैस सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली फ्री का मामला था। तो इनमें से अहम और हसास मामलों पर जब गुफ्तगू ही नहीं करनी है तो बाकी यहाँ पर बचा क्या है। अब्दुर्रहीम राथिर की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि तमाम कवायद और जवाबित को देखते हुए ही ये फैसला लिया गया कि 35 से 370 5 अगस्त वाले मामले पर
कोई भी बात नहीं होगी, क्योंकि पहले ही हुकूमत की तरफ से करारदाद पास कर दी गई है और उस पर काम चल रहा है। और इसमें बड़ी बात यह है कि सजाद गनी लोन जब वॉकआउट कर रहे थे, बाद में उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की कि इस सिलसिले में एक खत भी उन्होंने स्पीकर के नाम लिखा है, उसमें भी हो सकता है गौर खौज हो, लेकिन चूंकि असल बात अंदर साफ हो चुकी थी, 370 का मामला हो, 1987 जैसे मामलात को याद कराया गया। बहस इस बात पर भी ऐवान के अंदर हुई कि पुलिस की तस्दीक जो मुश्किल तरीन इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर कर दी गई है, जिसमें अराकीन से भी कई मरतबा पूछताछ होती है, मुश्किल तरीन लम्हा होता है, उस मरहले को आसान करने का मुतालबा मुसलसल पीडीपी भी कर रही थी। सजाद गनी लोन ने भी मुतालबा उठाया और इसी दौरान भारत, पाकिस्तान, लाइन ऑफ कंट्रोल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये सारे मामलात बहस के बीच आते जाते रहे। बुनियादी ढांचे पर बहस हुई, तकरार काफ़ी ज़्यादा, जो नोक झोंक शायद आज भी जारी रह सकती है। आगे बढ़ते हैं, बात हुकूमत की या जिम्मेदारान की जवाब की बात हो रही है, तो यहाँ पर यह भी याद दिलाना ज़रूरी है कि अब तक जो हम इस प्रोग्राम में आप तक रिपोर्ट्स पहुँचाते थे, आदाद-ओ-शुमार आपके सामने रखे थे कि जम्मू कश्मीर में कितने नौजवानों को नौकरियां मिली हैं, कितनी असामियां खाली हैं, किस डिपार्टमेंट के अंदर कितनी वैकेंसीज हैं, उन रिपोर्ट्स पर सरकार ने कल मोहर लगा दी। यानी सरकार ने अपने आदाद-ओ-शुमार पेश कर दिए कि मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अंदर खाली असामियां आज भी हैं और तादाद सैकड़ों में नहीं बल्कि 32,000 से ज़्यादा है, जिसकी तस्दीक खुद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के रिटन रिप्लाई से हुई, जिनके पास जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का चार्ज भी इस वक्त। जम्मू कश्मीर के अंदर जहां बेरोजगारी तूफान पर है और हर गुजरते दिन के साथ इसमें इजाफा हो रहा है, वहीं पर सरकार ने कल आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं और 32,474 के करीब ऐसी असामियां हैं जो अभी भी खाली पड़ी है। जम्मू कश्मीर हुकूमत के अंदर 3,727 पोस्टें ऐसी हैं जो गुज़श्ता 4 महीनों के दौरान सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर कर दी गई है। इन्हें नई मकबूल हुकूमत बनने के बाद, उमर अब्दुल्ला की हुकूमत बनने के बाद 3,727 पोस्टें जो हैं वो रेफर भी कर दी गई हैं। लेकिन इन असामियों के बीच इम्तिहानात भी हुए हैं और बेरोजगार नौजवानों से रकूमात वसूल भी की गई है, जिसको लेकर कई बार सवालात भी उठे हैं। और कल आदाद-ओ-शुमार जारी करते हुए हुकूमत की तरफ से साफ कर दिया गया कि करीबन 14 करोड़ रुपया बेरोजगार नौजवानों से वसूल किया गया। नौकरियों के फॉर्म सबमिट करने के वक्त यानी 14 करोड़ रुपया हुकूमत के खजाने में भी चला गया है। तहरीरी सवाल जो था वो सजाद गनी लोन साहब की तरफ से पूछा गया था, तहरीरी जवाब मिला है और उस तहरीरी जवाब के अंदर ही ये साफ कर दिया गया कि 32,474 पोस्ट वैकेंट है। 31 जनवरी सन 2025 तक 2,503 गेजेटेड पोस्ट, 19,214 नॉन गेजेटेड पोस्ट, 10,750 से ज़्यादा मल्टीटास्किंग पोजीशंस इस वक्त खाली पड़ी है एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर। हाईएस्ट नंबर ऑफ पोस्ट जो वैकेंट जो खाली पड़े हैं वो महकमा सेहत के अंदर है। 7,851 वैकेंसियाँ खाली है महकमा सेहत के अंदर। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अंदर भी इसी तरीके से 3,750 से ज़्यादा, 2,580 से ज़्यादा बिल तरतीब हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन और फिर एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में असामियाँ खाली पड़ी हैं। तहरीरी जवाब के अंदर यह साफ कर दिया गया कि 2,517 वैकेंसियाँ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर, 2,420 वैकेंसियां हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर भी खाली पड़ी है। ताहम हुकूमत की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि 3,727 के करीब ऐसी पोस्टें हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दी गई हैं। 16 अक्टूबर सन 2024 से कल ये जो तारीख बताई गई थी 31 जनवरी सन 2025 तक सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि फ़िलहाल कोई भी मंसूबा ऐसा नहीं है कि जो फीस भरी जाती है बेरोजगार नौजवानों की तरफ से उसे वेव ऑफ किया जाए, क्योंकि इस इंटरव्यू को करने और दीगर चीज़ों को पूरा करने में हुकूमत के ख़जाने पर बहुत बड़ा दबाव भी रहता है और उस दबाव को निपटने के लिए ये पैसा काफ़ी लाजमी है, जो तकरीबन 14 करोड़ रुपया सरकारी खजाने में बेरोजगार नौजवानों की तरफ से दे दिया गया है। एक तरफ से ये खबर बेरोजगारी अपने उफान पर है। सरकारी मुलाजमतों का दावा रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में किया है और ये साफ कर दिया था कि पहले 3 महीने में बाज़ाब्ता तौर पर एक प्लानिंग सामने आएगी। उम्मीद लगाई जा रही है कि जब उमर अब्दुल्ला बजट पेश करेंगे तो नौजवानों के लिए उस वादे को पूरा करने के लिए एक कदम भी आगे बढ़ाएंगे। हम आगे बढ़ेंगे और बात जरा करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की भी।
बिल्कुल, जम्मू कश्मीर सरकार ने एक और कदम उठाया। ज़रा इस हवाले से आपको मुकम्मल तफसीलात फराहम करते चलें। और यूनियन टेरिटरी के अंदर न सिर्फ यूटी लेवल पर बल्कि ज़िले सतह पर सरकार की जानिब से एक ऑर्डर जारी करके कमेटियां तश्कील देने को मंजूरी दे दी है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट पोर्टल्स के मुताले और तशखीस की निगरानी के लिए इन कमेटियों पर बड़ी जिम्मेदारी आयद की गई है। और सरकार की जानिब से जारी ऑर्डर्स के मुताबिक न सिर्फ यूटी लेवल पर टॉप लेवल के जो ऑफिशल्स हैं बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिप्टी कमिश्नर से लेकर बाकी तमाम लोग जम्मू कश्मीर के अंदर काम करेंगे और बर वक्त पोर्टल्स के का मुताला हो सके, तशखीस की निगरानी की जा सके। और इसके लिए सरकारी सतह पर जो इकदाम उठाए गए उनमें अहम कदम यह है कि जिन अफसरान को यह जिम्मेदारियां तफवीज़ की गई हैं यूनियन टेरिटरी के अंदर, इनमें इंतजामी सेक्रेटरी यूटी लेवल जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, इंतजामी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन चेयरपर्सन बनाए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ये मेंबर हैं। डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज मेंबर हैं। डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड रिमोट सेंसिंग मेंबर हैं। कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू और कश्मीर दोनों को मेंबर्स बनाया गया है। डायरेक्टर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोनों को मेंबर बनाया गया है। स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, इनको मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया है। कमांडेंट स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स SDRF बटालियन 1 और 2 जम्मू कश्मीर मेंबर। इसके अलावा डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट श्रीनगर, इनको भी मेंबर बनाया गया है। प्रोफेसर विक्रम सिंह बाली HOD स्कूल ऑफ अर्थ साइंसेज कश्मीर यूनिवर्सिटी मेंबर होंगे। डॉक्टर जावेद अहमद भट्ट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट NIT श्रीनगर मेंबर होंगे। डायरेक्टर टेक्निकल JT FRP मेंबर होंगे। चीफ इंजीनियर इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट कश्मीर और जम्मू दोनों मेंबर्स होंगे। नोडल ऑफिसर UT इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर मेंबर होंगे और अंडर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ये भी मेंबर होंगे। कंसल्टेंट RMSI और कंसल्टेंट DMRR इनको मेंबर्स बनाया गया है। यूटी लेवल की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है जिनको काम सौंपा गया है कि ओवरऑल स्टडी करनी है, चीज़ों को इवेलुएट करना है, वेब बेस्ड पोर्टल बनाने हैं, जम्मू कश्मीर के जिन जिन इलाकों में खतरात लाहक हैं उसकी मैपिंग करके प्रॉपर तरीके से डिटेल्स यूटी लेवल की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने सामने लानी है। लेकिन जिले सतह पर जो लोग काम करेंगे उसमें डिप्टी कमिश्नर चेयरपर्सन होंगे, ADC मेंबर होंगे, चीफ प्लानिंग ऑफिसर मेंबर होंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी जम्मू कश्मीर मेंबर होंगे, एक रिप्रेजेंटेटिव इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट श्रीनगर का मेंबर होगा। इसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव डिपार्टमेंट ऑफ इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और रिमोट सेंसिंग मेंबर होंगे। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट मेंबर, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर DDMA इंचार्ज जो मेंबर सेक्रेटरी होंगे, जूनियर कंसल्टेंट DDMA मेंबर होंगे और इंचार्ज SDRF जो डिस्ट्रिक्ट कंपोनेंट का है इनको भी मेंबर बनाया गया है जो यूटी के मुख्तलिफ अजला में टीमें काम करेंगी। लेकिन बड़ी टीम जो डिजास्टर मैनेजमेंट पोर्टल्स के मुताले और तशखीस की निगरानी के लिए यूटी लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी कहलाएगी, इंतजामी सेक्रेटरीज की सरबराही करेंगे। चलिए, ये तो थी बात जनाब डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी असर नौ तश्कील दे दी गई है। लेकिन जरा उस कमेटी का भी हाल अहवाल आपको बताते हैं जो रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की रिव्यू मीटिंग के बाद बनाई गई है। आपको याद होगा कि मुसलसल हम अपने प्रोग्रामों के अंदर और आप अपनी बात रखते हुए ये बात बता रहे थे कि रमजान के आते ही बाजारों के अंदर रेट्स बढ़ चुकी हैं, अशियाए खुर्दनी के मामला बढ़ रहे हैं और सूरत हाल ये है कि निगरानी करने वाला महकमा खुद खामोश तमाशाई था क्योंकि हालात ऐसे बने हुए थे। लेकिन इतलात और खबर ये है कि अब मामलात को सुधारने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स महकमे को मजीद इख्तियारात देने का फैसला ले लिया गया है और यही वजह है कि दोबारा से एनफोर्समेंट विंग को कायम कर दिया गया है। मुसलसल शिकायतें पूरे जम्मू और श्रीनगर से ये आ रही थी कि बाजारों के अंदर मनमानी रेटों पर सब्जियां, दालें और दीगर चीज़ें बिक रही है और हुकूमत की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। लेकिन अब इतलात और ख़बर ये है कि फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने अपने एनफोर्समेंट विंग को दोबारा से तश्कील दे दिया है और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की हिदायतनामे पर यह अमल दरामद किया गया है और साथ साथ ये भी साफ कर दिया गया है कि जहां हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर इख्तियारात देने का मन बनाया और इख्तियारात दे दिए, वहीं पर यह साफ कर दिया कि डायरेक्टरेट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से कि आखिरी वार्निंग उन तमाम दुकानदारों को है जो मनमानी दामों पर अपनी रेटें लगाकर बाजार में चीज़ें बेच रहे हैं।
अब सरकारी निरखनामे का इतलाक होगा और सरकारी आंख के नीचे और नाक के नीचे ही सब कुछ चलेगा। याद रखिएगा, यकम मार्च को वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में आला सतही मीटिंग हुई थी रमजान के पेश नजर, और वहीं पर यह बात सामने आई थी कि बाजार पर कंट्रोल करने के लिए इंतहाई जरूरी यह है कि दोबारा से इख्तियारात दिए जाएं, क्योंकि फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट जो एक डिकंट्रोल किया गया था मार्केट को, चाहे वो ब्रेड थी, मटन था, वेजिटेबल था, दूध था, इसे डिकंट्रोल करके वादी में कर दिया गया था और इस तरीके से रेट्स अज खुद दुकानदार जो थे वो मना रहे थे। अब इसको दोबारा से स्ट्रीमलाइन किया जाएगा और लीगल एक्शन ली जाएगी उन लोगों के खिलाफ जो ज्यादा चार्जेस लेंगे, और बाज़ाब्ता तौर पर महकमा अमूर सार्फिन और अवामी तकसीमकारी ने अपने एनफोर्समेंट विंग को दोबारा से तश्कील दे दिया है। जिला सदर मकामात और तहसील सदर मकामात पर भी इन कमेटियों का कयाम अमल में लाया गया और उनसे कहा गया कि हर दिन बाजारों के अंदर वो रहे और इस तरीके से उन लोगों पर कार्रवाई करे जो मुसलसल रेट्स को डिस्टेबल करते हैं और मनमानियां करके बाजार के अंदर अपनी चीजें बेचने की कोशिश में लगे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी कॉल्स की तरफ जाने से पहले बात जरा सेहत के शोबे की भी कर लेते हैं। सवालात काफ़ी ज़्यादा हैं और जो जवाब कल हुकूमत की जानिब से दिया गया उसने मज़ीद कुछ सवालात पूछने पर मजबूर भी किया है। जम्मू कश्मीर में सेहत या हेल्थ के हवाले से अभी भी बड़े चैलेंजेस हैं, सवालात हैं जिनका जवाब तलाशना मुश्किल है, लेकिन वक्ती तौर तलाशना पड़ेगा। हुकूमत के जवाब के मुताबिक मौजूदा वक्त में यूनियन टेरिटरी में तकरीबन जो इदारे काम कर रहे हैं ये नाकाफ़ी है, जो निचोड़ इस रिपोर्ट का निकलता है। वज़ीर सेहत सकीना मसूद इतू की तरफ से एक सवाल का जवाब दिया गया कि एक तो जम्मू कश्मीर के अंदर कोई नया मरकज़ बने, इसका फ़िलहाल कोई मंसूबा नहीं है, लेकिन साथ साथ ये भी क्लियर किया गया कि हर 3500 अफराद के लिए एक सेहत का इदारा जम्मू कश्मीर के अंदर काम करता है। यानी कुल मिलाकर जो आबादी जम्मू कश्मीर की है उस हिसाब से टोटल आप देखते हैं तो पता चलता है कि एक इदारा तकरीबन 3500 अफराद, हर 3500 अफराद के लिए है, जिस हिसाब से दबाव हेल्थ अथॉरिटीज़ पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। वज़ीर सेहत ने रुकन असेंबली रियाज अहमद खान की जानिब से पूछे गए एक सवाल का जवाब दिया और हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट सकीना मसूद इतू के पास है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री उनके पास है, जिन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला दिया और ये रिपोर्ट जो कि मरकज़ी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की है, जिस पर उन्होंने बहुत पहले से जवाब दिए, फिर उसी पर उस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की इस रिपोर्ट के मुताबिक ये असल में सूरत हाल है। साथ साथ रिपोर्ट में ये भी अदादोशुमार पेश किए गए कि मौजूदा वक्त में 550 से ज़्यादा NTPHCs, न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, जिनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में कन्वर्ट किया गया है भारत सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम है उसके तहत, और 553 में से कन्वर्ट हो चुके हैं। आउट ऑफ 554 523 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में कन्वर्ट होने के बाद काम कर रहे हैं, जिनको आप न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स या NTPHCs कहते हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर सरकार जिस हिसाब से, वो जो पिछले दिनों आप सबको याद है कि एक ऑर्डर भी निकला था फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से अखराजात के हवाले से, खर्च के हवाले से, वो जब तक क्लियरेंस उस पर मुकम्मल तौर पर ना आए तब तक शायद ये सूरत हाल वैसी ही रहेगी। शिल्पा शर्मा हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए। शिल्पा, ये जो रिपोर्ट या सरकार ने जो फिगर्स पेश किए हैं, क्या इसका मतलब ये है कि हेल्थ अथॉरिटीज़ पर, सरकार पर सबसे ज़्यादा सेहत के शोबे को या इस स्वास्थ्य के विभाग को जब हम देखते हैं तो दबाव काफ़ी ज़्यादा है, और जो फिगर्स पेश किए गए हैं वो शायद अपने आप में बताने, आज के वक्त में बताने के लिए काफ़ी है? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से MLA रियाज अहमद की बात करें तो उनके द्वारा जो है वो ये सवाल पूछा गया और इसी सवाल पर कैबिनेट मंत्री सकीना इट्टू के द्वारा जो है वो ये जवाब दिया गया, जिनके पास हेल्थ डिपार्टमेंट है। देखिए साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में प्रत्येक 3500 लोगों पर जो है वो एक स्वास्थ्य संस्थान है, और जिस प्रकार से जो राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो 6000 के करीब जो है यानी कि लोगों के लिए जो है वो ये काफी बेहतर है। देखिए उन्होंने ये भी कहा कि 554 के करीब जो है यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, जिसमें से 523 के करीब जो है उन्हें कन्वर्ट किया गया है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में। तो जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि इस समय कोई भी यानी कि क्रिएशन या फिर कोई भी इस प्रकार का प्लान जो है वो इस समय नहीं है, लेकिन ये आंकड़ा जो है वो बताया गया है, जहां पर उन्होंने कहा कि 523 के करीब जो है वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो है वो कन्वर्ट किए गए हैं अंडर अ फ्लैगशिप जो गवर्नमेंट की जो है वो स्कीम है। फिलहाल देखिए इस प्रकार से उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई यानी कि जिस प्रकार से फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करें तो अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो असरिटी मेजर्स जिस प्रकार से इम्पोज किए गए हैं वो विड्रॉन करता है तो इस पर जो है वो पुनः विचार जो है वो किया जाएगा। लेकिन जब हम शिल्पा देखते हैं ना, नेशनल
प्रोस्पेक्टिव में जब हम देखते हैं तो उसके मुकाबले में जिस तरीके का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ 6000 पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात है, या हमने 3500 पर ही बनाया है, तो उस मुकाबले में तो हम कदरे बेहतर है। तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर से बढ़कर अब हमने ह्यूमन रिसोर्स पर काम करना होगा, और डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ अगर वो इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर रहते हैं तो ये और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो सकता है, रादर कि हम नए खोलें, जो कल मैडम कह चुकी है कि जनाब वैसे शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी एक पाबंदी लगाई है, उसके बाद देखा जाएगा। देखिए, अगर मैं सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो आप देखेंगे बीते समय में कहीं ना कहीं हेल्थ डिपार्टमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी ज्यादा कमी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब देखिए इससे भी बेहतर जो है वो करना होगा। यानी कि जिस प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स डॉक्टर्स की आपने बात की है, तो इन पर जो है वो यानी कि काम करना होगा, जिससे और बेहतर से बेहतर जो है वो हेल्थ फैसिलिटी आम जनता को, लोगों को जो है वो मिल सके। अच्छा शिल्पा, जरा लगे हाथों, अभी आप असेंबली सेक्रेटरीट के अंदर है, थोड़ी देर में सेशन शुरू होना है, मूड क्या है प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी बीजेपी का, और जो कश्मीर सेंट्रिक अपोजिशन पार्टियां सजाद, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और एआईपी का, क्या वो पहुंचे हैं सेक्रेटरीट के अंदर? क्योंकि खबर तो ये है कि आज उनकी तरफ से मजीद हंगामे के आसार साफ कर दिए गए हैं। देखिए, विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है, और कल जिस प्रकार से एक बवाल जिस सैफुल्लाह के बयान पर जो है वो देखने को मिला था, देखिए इस समय की बात करें तो संभावना ये है कि आज हंगामा हो सकता है, क्योंकि अब देखिए पीडीपी वहीद परा के द्वारा भी एक बिल जो है, यानी कि शराब बैन करने का एक बिल जो है वो लाया जाना है। हालांकि वो बिल कब लाया जाएगा उसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि आज हंगामा होने की संभावना है। कुछ इस प्रकार के, यानी कि जिस प्रकार से क्वेश्चन आंसर्स में जो है वो हंगामा देखने को मिला था कल विधानसभा सत्र में, तो आज भी उसी प्रकार से जो है वो हंगामा, यानी कि संभावना हो सकती है कि हंगामा जो है वो विधानसभा सत्र में देखने को मिले। क्या ये क्लियर कर दिया गया कि कल जब उमर अब्दुल्ला बहस को समेटेंगे तो टाइम दे दिया गया स्पीकर की तरफ से, कितने बजे होगा ये? देखिए, फिलहाल समय की बात करें तो समय का कोई भी इस समय जो है वो जानकारी नहीं है कि कितने बजे जो है इसकी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सिविल सेक्रेटरी जम्मू से बराह रास्त शिल्पा शर्मा हमारे साथ थी। कल भी बहस मुबाहिसा काफ़ी हुआ, और वो जो तकरार, वो जो नोक झोंक वाला सिलसिला वो आज भी जारी रहना है। कॉलर्स की तरफ भी चलेंगे, कॉल्स आना शुरू हो गई हैं, एक एक करके उन लोगों की बात भी सुनते हैं जो मुख्तलिफ इलाकों से अपनी बात ऐवान तक पहुंचाना चाह रहे हैं, और अपनी बात रखिएगा। जैसे जैसे कॉल्स आएंगी आप लोगों की बात सुनेंगे, लेकिन उससे पहले एक खबर ज़रा आपको बताते चलें। मक्खन दीन की बात कर लेते हैं, जिसने फरवरी की 4 तारीख को अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली थी, और कुछ इल्ज़ामात पुलिस हुकाम पर लगाए थे। एक वीडियो पैगाम उन्होंने जारी किया था अपनी मौत से पहले। उस मामले में जहां पर पुलिस ने गुज़श्ता रोज़ एक पेशरफ्त की, और क्या हिरासत में रखकर मखनदीन पर तशद्दुद हुआ था या नहीं, इसके लिए तहकीकात कल से शुरू हुई। लेकिन दूसरी तरफ रात देर गए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मखनदीन के अहले खाना से मुलाकात की है, और मुतासरा ख़ानदान को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया गया है। मखनदीन पर हिरासती तशद्दुद हुआ या नहीं, पुलिस ने गुज़श्ता रोज़ इसकी बाज़ाब्ता तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। दूसरी तरफ अहले खाना की जानिब से इंसाफ की फराहमी यकीनी हो मुतालबा किया जा रहा था। मुसलसल वज़ीर आला हों, डीजीपी हों, दीगर तमाम लोग हों, हर एक के नोटिस में यह बात लाई जा रही थी। और तस्वीर भी ज़रा साथ साथ दिखाएंगे। मखनदीन की मुलाकात जो वज़ीर आला से हुई है, मखनदीन के अहले खाना की मुलाकात हुई है, जिसमें उनके घर वालों ने वज़ीर आला के सामने उनकी पूरी कहानी अब तक बताई है। इससे पहले आप सबको याद दिलाते चलें कि मखनदीन के इस मामले में इल्तिजा मुफ्ती हों, महबूबा मुफ्ती हों, पीडीपी के दीगर लीडरान हों, या मकामी एमएलएज़ हों, सब ने अपनी अपनी बात रखी थी, और वो इस केस में फौरी हल की यकीन दहानी तो दिला रहे थे, और हुकूमत से मुतालबा कर रहे थे कि सोपुर, नॉर्थ कश्मीर और ये जो कठुआ के अंदर 2 हलाकतें हुई थी, सिविलियन किलिंग्स का ये मामला थमना चाहिए। तो ये सारे मामला डिस्कस हुए, और हुकूमत की जानिब से भी इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने का वादा एक बार फिर से उमर अब्दुल्ला की तरफ से देर रात दिया गया। और कठुआ के अंदर, जहाँ आप सब जानते हैं, पहले ही बिलावर पुलिस स्टेशन में ने इससे पहले जो SHO हैं बिलावर पुलिस स्टेशन के, उन्होंने एक एक्शन टेकन रिपोर्ट 4 मार्च 2025 को गुज़श्ता रोज़ पेश कर दी है। रिपोर्ट में क्या सामने आएगा, क्या वाकई में मखनदीन को ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए मजबूर किया गया, इल्ज़ामात दुरुस्त थे या नहीं, खुदकुशी पर किसी ने उसको उकसाया या नहीं, पुलिस और सिविल अथॉरिटीज़ की तरफ से जो इल्ज़ामात लगे, जो पूछताछ के लिए मिलिटेंटों से रवाबित मामले में उसको बुलाया गया, और तशद्दुद हुआ या नहीं, ATR में वो सारी चीज़ें भी क्लियर होंगी। कल से तहकीकात मज़ीद तेज़ हुई है। इधर वज़ीर आला के साथ लवाहिकीन की मुलाकात भी।
चलिए जनाब, अब जरा चलते हैं फटाफट से कुछ फ़ोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम करवाते हैं और उसके बाद आखिर पर आपको ये भी बताएं कि रात जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर किस तरीके से टेम्परेचर के हिसाब से बीती है। लेकिन फटाफट से कॉलर्स को लेते हैं। अब आप टीवी की आवाज़ बंद करेंगे। जिन जिन लोगों ने हमारे साथ फ़ोन पर बात करनी है, जिन्होंने अपनी बात को रखना होगा, तो वो टीवी की आवाज़ बंद करके सिर्फ और सिर्फ फ़ोन के जरिए से ही अपनी बात रखें। पहले कॉलर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हजरत गौर साहब अर्ज चीफ मिनिस्टर दोपन है ऐसा ही है इन डी सी साहब वो तुम करो ये हेल्पलाइन नंबर करो शुरू मगर वो तम बोज कह नंबर। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। इस प्रोग्राम में परसों भी आपने कॉल किया था, मामला अथॉरिटीज़ तक पहुंचा, लेकिन जवाब आएगा फिर आपके सामने कुछ कहा जा सकता है। नेक्स्ट कॉलर। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं शाद इस्लामिक से मुख्तार अहमद बोल रहा हूँ। यहाँ हमारा एक गांव है अनंतनाग से कोई 18 किलोमीटर दूर। जी सर, यहाँ से ये रोड जाता है सिंतर रोड, मगर हमें ये पता नहीं है कि कम से कम 10 साल लेकर हमारा यहाँ कोई ट्रैफिक का कोई इंतजाम नहीं है। हमारी लोकल गाड़ियाँ 3 है सर, सोमू 3 है, वो यहाँ चलती हैं। हमारे इतने सफर करते हैं, कुछ कहने की बात नहीं। आप भी अनंतनाग से इतना रिक्वेस्ट कीजिए, इतना पूछिए उससे ये रोड किसी को है या कि नहीं है। बहुत शुक्रिया। हम करते हैं आपकी बात ARTO अनंतनाग तक पहुंच गई है इस प्रोग्राम के जरिए। नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम गवर साहब और आसिफ भाई, जावेद बोल रहा हूँ सोपोर से। जी जावेद साहब, मेरा सवाल आज इंडस्ट्री के हवाले से है। अभी हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बताया कि 28,400 करोड़ हमारी इन्वेस्टमेंट आ गई। कल बड़ा खुश हुए हम जब असली हकीकत इंडस्ट्रीज की हमारे जो CM साहब है उसने बताए 2517 पोस्टें खाली है। मुझे खुदारा बताइए कि जिस इंडस्ट्री में इतना बड़ा यकीना हो पोस्ट का, तो इंडस्ट्री कहां पे है? नंबर 1। नंबर 2, कल सीधा हमारे डिप्टी CM साहब ने यह बताया कि इंडस्ट्री में माफिया है और लैंड माइनिंग में माफिया है। ये माफिया कहां है? तो फिर तो हम सच बोल रहे हैं ना, इंडस्ट्री प्लेयर सच बोल रहे हैं कि ऑन ग्राउंड इंडस्ट्री है ही नहीं। हमें खुदारा बताइए। और एक अहम बात गवर साहब हमें बतानी है कि जब इंडस्ट्री पे बात होगा, हमें मेहरबानी करके लोग को एक दिन पहले बताइए कि इंडस्ट्री पे बात होगा। हम देखेंगे हमारे ऑनरेबल जो MLA साहब है, जो हमारे अच्छी MLA साहब है, वो कौन सा सवाल पूछेंगे। चलिए इंशाल्लाह जरूर, मैं जिस दिन बहस होगी इंडस्ट्रीज के ग्रांट्स आएंगे उस दिन आपको हम जरूर एडवांस में बताएंगे और कोशिश करेंगे। अब जब बजट 7 तारीख को होगा उस दिन आपको भी ऑन लूप लें, क्योंकि हमारा स्टूडियो में प्रोग्राम चलेगा उस दिन। आपको भी जरूर आपकी आवाज़ को भी उस दिन मिलाएंगे, क्योंकि आप इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, प्लेयर बड़े इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री के। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। गौर साहब, मैं लालपुरा से हूँ, अशरफ। जी अशरफ साहब बताएं। जी, मैंने पहले भी अर्ज की थी कि ये जो हमारी रिक्वेस्ट, हमारी गुजारिश स्मार्ट सिटी CEO से पहुंचाएं कि बस नंबर 6 जो है वो लाल चौक से सिर्फ शार टैंक से मुड़ के वापस जाते हैं। अगर वो बराबर नारबल तक पहुंचती तो सब लोगों को आराम पहुंचता, उससे दिक्कत हमारी सॉल्व हो जाती। मैं आज दोबारा ये कोशिश करूंगा कि आपकी आवाज़ वहां तक पहुंचे। लास्ट टाइम मैंने बड़ी कोशिश की थी कि उनके गोशे गुजार ये मामला रखा जाए और एश्योरेंस भी हुआ था कि देखा जाएगा कि रास्ता किस तरीके से इसको खोला जाए। आज आपने दोबारा बात किया, मैं कोशिश करूंगा कि डिप्टी कमिश्नर साहब से, RTO से इस पूरे मामले पर दोबारा अंत तक ये मामला किसी तरीके से पहुंचे ताकि इसका हल कोई निकल सके। एक और कॉलर है जी। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी सर, अच्छा अर्ज ये खसान एयरपोर्ट योर ट्रेन मतलब गाड़ी इनोवा तवेरा कह गाड़ी टेम्पो सर रटान एयरपोर्टस पे पोस इन रटान त्रा कंड बुचे रटान टाइम दिवान सब 5 मिनटन मज ये वापस तो पोस चार्ज लगे कहें। और अगर वो मा लगन 5 मिनट सवार त्रावन एयरपोर्ट पे वह तमिस बैग तमिस बाकी चीज तमिस 5 मिनट मा लगन तमिस तमिस लगान टाइम वो योर खस तमिस स्लिपन तक लगान टाइम 10 मिनटन तम बस कहीं चार्ज 10 मिनट पता तुम चार्ज लगान रुपये 5 या 800 रुपये ड्रॉप त्रावन तमिस लगान 1 घंटे या 10 मिनट लगान सवार तमिस लड़ाई अंदर कन पैसेंजर हेवान और टाइम हिसाब पोस। अगर पार्किंग तक अलग 100 रुपये पेवान दिन
यमन छ पेवान चौथा खुदा और यमन छ ये कंफ्यूजन दरअसल ये बहुत बड़ा मसला और कंफ्यूजन है श्रीनगर एयरपोर्ट पर कि वो जो टूल पोस्ट बनाया गया ये होना चाहिए था पार्किंग के अंदर, कि आप पार्किंग के अंदर गाड़ी लगा रहे हैं तो आपका मीटर ऑन हो जाता है जितनी देर आप पार्क में गाड़ी रखते हैं, जैसे हर एक एयरपोर्ट पर है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा उल्टा है, जो ही आप एयरपोर्ट एंट्री करेंगे तो आपकी पार्किंग शुरू होती है और वो जहां पर ड्रॉप करना है वो 3-3.5 मिनट का रास्ता वहां से है। डिस्क्रिमिनेशन है और लास्ट टाइम भी हमने ये मामला एयरपोर्ट अथॉरिटीज की नोटिस में लाया था, आज दोबारा लाएंगे। लेट अस सी कि वो मामला हल हो जाए और पार्किंग स्लॉट पर ये कंडा लगे, पार्किंग स्लॉट पर ये बैरिकेडिंग लगे और वहां पर अगर गाड़ी अंदर जाती है पैसा ले, बाकी जो रेस्ट गाड़ी आए बाहर जाए उसका एक निजाम बनाया जाए इंटरनली, ताकि एयरपोर्ट को भी एयरपोर्ट अथॉरिटीज को भी आसानी हो सके। एक और कॉलर है जी हमारे साथ। हेलो हेलो जी। हेलो जी जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब हम शहरी से अर्ज कर रहे हैं, मैं वो शहरी आम आदमी हूँ, मैं श्री बारामुल्ला। हाँ बारामुल्ला शहरी से अर्ज कर रहे हैं। थोड़ा एक मसला है, इतना बड़ा मसला, ये एसपीओ के बारे में बहुत बार बताया, इनकी तनख्वाह बढ़ाई, कभी बोलते हैं नहीं बढ़ाई, कभी कुछ, थोड़ा इस पर थोड़ा रोशनी डालें तो पता लगे। चले इंशाल्लाह मैं डिटेल में देखता हूँ वजारत दाखिला ने इस पूरे मामले में क्या किया होगा और कोशिश करूंगा कि आपको कल या परसों तक एक डिटेल बता दें कि क्या कोई बढ़नी है नहीं बढ़नी है। स्टेट को अब इसके साथ कुछ भी नहीं है क्योंकि सारा मामला दिल्ली चला गया है, यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर सही पैसा आना है। क्रॉस चेक करके जरूर आपको बात बताइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस मसलस क्या क्या गसान यम ई रिक्शा वाल वन हवा 1.5 किलोमीटर 20 रपे ई रिक्शा त्रु तह वन ओकन यम स्मार्ट सिटी बस से तुम बढ़ाहुक सईद कलस तान शालबुग वारनाहुक तुम कड़हुक अपरी होर लिंक रोड बस पूरा की न बढ़ो ये मेटाडोर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। देखिए छोटी आवाज है लेकिन दम बहुत है बात में जी कि सिस्टम को बेहतर कैसे किया जा सकता है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने आवाज पर किलोमीटर 10 रुपए फिक्स किया था लेकिन उसका कोई असर नहीं। ये कह रहे हैं आधे किलोमीटर में 20 रुपए। अगर ये सही है तो इसका बड़ा सख्त नोटिस लेना पड़ेगा अथॉरिटीज को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी कॉल्स का, चारों नंबर्स पर आपने कॉल की। कल ये सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। चलते चलते जरा मौसम का अपडेट भी आप तक पहुंचाते चले। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रात का कम से कम दर्जा हरारत क्या है, कुछ इलाके जम्मू के, कुछ सूबा कश्मीर के, आपके सामने स्क्रीन। चलिए जनाब, श्रीनगर में -1.5 डिग्री सेल्सियस रहा है, काजीगुंड 1.6, कुपवारा -1.6 डिग्री सेल्सियस रात का कम से कम दर्जा हरारत, पहलगाम के अंदर -5.6 और गांधरबल 0.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बडगाम के अंदर -1.1 और जम्मू चलते हैं 6.5, उधमपुर 5.7, सांबा के अंदर 4.2 और कठुआ के अंदर 8.2 डिग्री सेल्सियस कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। पुंछ आएंगे तो 5.3 रात का कम से कम दर्जा हरारत, डोडा 11.0 और लद्दाख चलते चलते आपको बताते चले कि करगिल के अंदर -9.0 डिग्री सेल्सियस रात का कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। लेह के अंदर -11.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। द्रास सरतरी इलाका है जहां पर मनफी दर्जा हरारत रात का 13.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। चलिए जनाब, ये तो थी मौसम के मिजाज के हवाले से खबर कि रात किस तरीके से गुजरी है। फिलहाल आसिफ रशीद और मुझे आप देंगे इजाजत। प्रोग्राम सलाम जेके को आज यहाँ पर रोक लेते हैं इस उम्मीद के साथ कि सुबह 8:35 पर दोबारा आपके सामने हाजिर खिदमत रहेंगे, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। छोटा सा वक्फा, वक्फे के उस पार एक और खबरनामा।